हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं हूं सचिन शाहनी और आप सभी लोगों का शाहनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है लेक्चर डबल अकाउंटिंग सिस्टम का, जो कि दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मुझे नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंट है, बट ये लेखा लिपिक में पूछा है और एक पब्लिक यूटिलिटी है, इसलिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है डबल अकाउंटिंग सिस्टम की। में भी आपसे पूछा जा सकता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, छोटा सा वीडियोज़ होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, आप खुद से क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। देखिए, डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम दोस्तों क्या होती है, तो देखो, एक हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, वो देखो दूसरी है। ये क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर एक लेन देन का क्या चीज़ें होती हैं, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। बट यहाँ पर दूसरी बातें हैं, यहाँ पर अकाउंट सिस्टम की बात कर रही है। जो पब्लिक यूटिलिटी होती है उसके जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंट जो मेंटेन होते हैं वो किस तरीके से किए जाएंगे, वो तरीका होता है अकाउंट सिस्टम, ना कि यहाँ पे एंट्री सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम दूसरी है, अकाउंट सिस्टम दूसरी है। पब्लिक यूटिलिटी कौन कौन सी बुक तैयार करेगी, कौन सी नहीं करेगी, क्या उसका सिस्टम होगा, इसको बोलते हैं डबल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं डायरेक्टली वही चीज़ यहाँ पे रखा हूँ। आपको पढ़ने की जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप पॉइंट्स को समझना, एग्जाम में सही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। देखो, इट इज़ ए अकाउंट सिस्टम प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक यूटिलिटी। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही है कि ये कौन मेंटेन करता है, तो पब्लिक यूटिलिटी मेंटेन करता है। यूपीपीसीएल क्या है, यूपीपीसीएल एक पब्लिक यूटिलिटी है। ठीक है, पब्लिक एक कंपनी है, पब्लिक कंपनियां ही क्या करती हैं, इस अकाउंट सिस्टम को मेंटेन करती हैं। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक तरीके से कह दो कि ये मेंटेन है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये फिलहाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने ऐसे मेंशन किया, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है। मैंने क्या बताया है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न। इसके बाद देखो, ये जो अकाउंट प्रिपेयर्ड करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं पब्लिक यूटिलिटी कंपनी के थ्रू। तो एक होता है कैपिटल अकाउंट। कौन से अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ कैपिटल नेचर की ही चीज़ों की रिकॉर्डिंग की जाती है। इसके बाद एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और एक होता है नेट रेवेन्यू अकाउंट। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, सेम वही बातें हैं। रेवेन्यू अकाउंट क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस है, और नेट रेवेन्यू जो होता है ये एक तरीके का आपका पीएल एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप लोगों ने पार्टनरशिप वगैरह में भी पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है इसमें दोस्तों जनरल बैलेंस शीट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने अकाउंट बने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा भी गया है, तो 4 अकाउंट बनते हैं, है ना। 4 अकाउंट कौन कौन सा बनता है, तो कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें समझ गए होंगे। जनरल बैलेंस शीट के बारे में देखो क्या है। जनरल बैलेंस शीट में जो रिकॉर्डिंग होती है, देखो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे जनरल बैलेंस शीट है। ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़ते थे बैलेंस शीट, उसमें क्या होता था, एक ही बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल असेट को भी दिखाते थे, कैपिटल रिसीट को भी दिखाते थे। जैसे मान लो शेयर से हमें पैसा मिल गया, हमने कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदा, हमने कोई प्लांट खरीदा, उस सब को उसी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बन रहा है, ये जो कैपिटल अकाउंट बन रहा है, इसमें हम लोग कैपिटल रिसीट वगैरह को दिखाते हैं, कैपिटल एक्सपेंस को दिखाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंस आप जानते हैं। कैपिटल एक्सपेंस जैसे हमने कोई प्लांट वगैरह परचेज कर लिया, कोई हमने जो है कैपिटल रिसीट में क्या होगा, एक्सपेंस में क्या होगा, मान लो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है किसी कंपनी के शेयर वगैरह में, तो वो सब कैपिटल अकाउंट उसके लिए अलग से बनी पड़ी है। पब्लिक यूटिलिटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, तो उसका जो कैपिटल होता है, तो कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंस हैं, रिसीट हैं, उसके लिए स्पेशल एक अकाउंट ही बना दिया है।
इसलिए इसमें क्या होगा, जो शेयर से पैसा मिलेगा, जो डिवेंचर से पैसा मिलेगा, जो हम लोग प्लांट्स वगैरह में मान लो हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए स्पेशली एक अकाउंट बनती है जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं, करंट एसेट हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई, ये कहाँ पे जाएगा, जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे आएगा, है ना। तो जैसे हम लोग और एक स्टेटमेंट देखे थे कंपनियों का, है ना, जो सेक्शन 129 में, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आता है, इक्विटी और लायबिलिटी के ही अंतर्गत शेयर होल्डर्स फंड था, उसी में हम लोग देखो शेयर भी दिखाते थे, रिजर्व एंड सरप्लस दिखाते थे। लेकिन यहाँ पे ये कहता नहीं, शेयर को आप जो है कैपिटल में दिखाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस को कहाँ दिखाओगे, जनरल बैलेंस शीट में दिखाओगे, करंट एसेट को, करंट लायबिलिटी को कहाँ दिखाओगे, जनरल बैलेंस शीट के अंदर दिखाओगे, जनरल बैलेंस शीट। बातें समझ गए होंगे। इसमें कैपिटल एक्सपेंसेज और कैपिटल रिसीट को नहीं दिखाया जाता। कैपिटल एक्सपेंसेज जैसे हमने क्या बोला, कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कोई प्लांट खरीद लिया, कोई मशीन परचेज, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेज हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने बताया था स्पेशल आपका एक अकाउंट ही बनता है, क्या है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट देखो पूछे गए एग्जाम में है ऑलरेडी, है ना, एंट्रेंस वगैरह में पूछा गया है। देखो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड, अगर आपसे पूछा जाए इंटरेस्ट कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरेस्ट, ठीक है ना, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको वहाँ मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, तो ये देखो यहाँ पे आएगा आपका नेट रेवेन्यू अकाउंट, ऊपर है ना, नेट रेवेन्यू अकाउंट, इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। और आपसे पूछ ले इन केस रेलवे रेंट ऑन लीज लाइन एंड जो है चीफ रेंट है आर रिकॉर्डेड, तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये भी नेट रेवेन्यू अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद फिर देखो यहाँ पर है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल रिसीट में देखो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। कैपिटल रिसीट हम लोग ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है क्या होता है, तो फिर भी देख लो। कैपिटल रिसीट में क्या आएगी, तो शेयर कैपिटल हो गई, डिवेंचर हो गई, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह हमने ले रखा है वो हो गया, प्रीमियम आ जाएगा, है ना। तो प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस से बाहर रखा है, यहाँ पर प्रीमियम को अलग से रख रहा है, कैपिटल रिसीट में रख रहा है, ठीक है। प्रीमियम मिलेगा तो उसको कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 1990, ठीक है। ये कौन, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है वो उसके लिए क्या बता रहा है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू ये बताया गया है कि इन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां होंगी वो कंटिजेंसी रिजर्व क्रिएट करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंटिजेंसी रिजर्व जो क्रिएट होगा, कंटिजेंसी रिजर्व जो क्रिएट होगा वो कितना परसेंट होगा, है ना। ये पूछा जा सकता है कि कंटिजेंसी रिजर्व कितना परसेंट होगा, तो 0.5% होता है। 0.5% होगा, आधा परसेंटेज होगा किसका, ऑफ टोटल असेट का, ठीक है। टोटल असेट का 0.5% होगा, ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, कंटिजेंसी रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जब हम लोग इसका स्टेटमेंट तैयार करते हैं, हमने क्या बताया, जो हम लोग स्टेटमेंट तैयार करते हैं, है ना, तो स्टेटमेंट जो बनेगी तो ऐसे दिखाते हैं। देखो स्टेटमेंट 1, यानी कि हम लोग जब स्टेटमेंट बनाएंगे इसका, तो देखो यहाँ पर लिखा है शेयर कैपिटल, स्टेटमेंट 1 कौन सा है, शेयर कैपिटल का है। स्टेटमेंट 2 कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंस का है। तो ये दोनों देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंट्रेंस वगैरह में, या फिर आपसे भी क्या पूछेगा MCQ में, ये नंबर पूछता है, ठीक है। कि स्टेटमेंट 1 में हम लोग किसको रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट 2 में किसको रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट 3 में किसको रिकॉर्ड करेंगे, तो इस तरीके से पूछता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वो उस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमारे लिए देखो पहला तो होगा शेयर कैपिटल कौन से स्टेटमेंट में दिखाएंगे, तो स्टेटमेंट 1 में दिखाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि कैपिटल एक्सपेंस को कौन दिखाएं, किस में स्टेटमेंट नंबर में दिखाएंगे, तो स्टेटमेंट नंबर 2 में दिखाएंगे। तो ऐसे अलग अलग कर लो ना, आराम हो जाएगा, याद हो जाएगा। कि आप देखो पहला जो हमने ब्लॉक बना दिया उसमें क्या है, कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल है और कैपिटल एक्सपेंस है। तो कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंस दोनों क्या है, 1 और 2 हो गया। इसके बाद फिर देखो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब जो हम लोग जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं जैसे सेल वगैरह के माध्यम से, तो वो जो ऑपरेटिंग मतलब संचालन से जो हमें रेवेन्यू प्राप्त होगी, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इनको एक ब्लॉक में रख लो, तो ऑपरेटिंग वाला एक में आ जाएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर कैपिटल वाली आ गई, यहाँ पर ऑपरेटिंग वाली आ गई। याद करने का तरीका है, ये ब्लॉक बना ले रहा हूँ, ठीक है ना। हमने क्या बताया, फर्स्ट ब्लॉक में हमारे कैपिटल से रिलेटेड है, सेकेंड हमारा क्या है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है।
ये कैपिटल से रिलेटेड था, ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ऐसे याद कर लो कि स्टेटमेंट 1 क्या है, शेयर कैपिटल है, स्टेटमेंट 2 क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेज है, स्टेटमेंट 3 क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, स्टेटमेंट 4 क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसके बाद ऑपरेटिंग 5 और 6 को अगर हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट 5 और 6 ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का स्टेटमेंट नंबर क्या है, तो स्टेटमेंट नंबर 5 है। और कंटिंजेंसी पूछा है लेखालिपिक में, तो स्टेटमेंट नंबर 6 क्या होता है, कंटिंजेंसी रिजर्व, जो ऊपर बताए थे आधा %। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेट रेवेन्यू जो हम लोगों ने भी अभी देखा है, नेट रेवेन्यू वो कौन से नंबर पे रिकॉर्ड होता है, तो स्टेटमेंट नंबर 10। और जनरल बैलेंस शीट कौन से नंबर पे होगी, तो स्टेटमेंट नंबर 11 होती है। तो ये 11 स्टेटमेंट बनते हैं। ठीक है, बीकॉम में भी शायद आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। ये इस तरीके से आपको स्टेटमेंट याद करना है बस। ठीक है, में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ पे, इसके बाद लास्ट ही चलेगा आपका। देखो एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या होती है, एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या है, रिकॉर्ड टू डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये अगर आपसे पूछा जाए रिप्लेसमेंट मतलब क्या है और एक्सटेंशन का मतलब क्या है, ऐसे डायरेक्टली समझ लो, थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर देखो जैसे मान लो आपके पास कोई पुराना जो है एसेट है, मान लो हमने कहा पुराना फर्नीचर है। ठीक है, पुराना फर्नीचर है और इसकी हमें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कहते हैं कि इसकी जो है पड़ी हुई है कितने की दिखा रही है, 1 लाख रुपए की। मतलब इसकी मार्केट प्राइस कितनी है दोस्तों, 1 लाख रुपए की। ये पुरानी है, ये फर्नीचर क्या है, पुरानी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं इसको रिप्लेस कर दें, और रिप्लेस करने जाते हैं तो हमें जो नया फर्नीचर मिलेगा, नया फर्नीचर दोस्तों जो है मान लो हमें अगर 1 लाख रुपए का ही मिलता है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का मिल रहा है, तो आपसे पूछा जाए बता दो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने जो पहले पढ़ा था वो उसके अकॉर्डिंग तो ये उल्टा हो रहे हैं। तो अभी देखो उल्टा होगा चूंकि यहाँ पे सिस्टम अलग है। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम अलग है। और दिखाते हैं अभी हमने क्या बताया, जितने की हमारी पुरानी एसेट है अगर उतने में ही आप जो है नया ला रहे हैं उसी मशीन को रिप्लेस करके, तो उसको रेवेन्यू बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी बातें समझ लो। अब देखो, और मैंने कहा मान लो हमारी लागत जो है 1 लाख रुपए है, पुराने वाली की, ओल्ड की जो है कितनी है, 1 लाख है। और नई वाली जो है, नई वाली हमने कहा उसका लागत जो है 1.5 लाख की है, 1,50,000 है ना। पुरानी वाली जो है कितने की है, हमने कहा 1 लाख की है, नई वाली कितनी की है, 1.5 लाख की है। बात समझिए। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का डिफरेंस दोस्तों कितने की आई, 50,000 रुपये आई। ये 50,000 जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिप्लेसमेंट कास्ट आपसे पूछा जाएगा तो रिप्लेसमेंट कास्ट यही होते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बचा हुआ जो आपका 1 लाख रुपए का था, पुरानी वैल्यू जो थी मशीन की, वो वैल्यू हमारी रेवेन्यू कही जाएगी। इतनी दोनों में शार्ट एकदम क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको बोलेंगे। और 50,000 जो एक्स्ट्रा आप लगा रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, अमाउंट स्पेंड ऑन रिप्लेसमेंट मत ऑफ असेट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज रिटेन ऑफ। वही जो पहली बात है, इसमें कुछ मिसिंग है। मतलब जितने का हम लोगों ने हमारी असेट है, अगर उतने में ही हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है इफ़ अमाउंट स्पेंट ऑन मोर देन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ओल्ड मशीन की जो लागत है या जो हमारी वैल्यू है, उतना ही हमारे लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आएगा। इसके बाद कह रहा है कि मोर देन,
रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब आपसे पूछा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, तो जो ओल्ड हमारा असेट होगा जिसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं उसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, मान लो हमारी पुरानी जो है फर्नीचर 1 लाख की थी और नई वाली 1.5 लाख की है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, देन दिस एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको हमने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं इसमें। और इसमें कभी कभी एक एंट्री, 2 एंट्री होती हैं, ध्यान दो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। एंट्री आप समझ लीजिए, एंट्री मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपने रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आप इसको क्या कर रहे हो, ओल्ड से न्यू ला रहे हो, ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके एक नई मशीन अगर आप ला रहे हैं, कोई ओल्ड एसेट को बेचकर एक नई एसेट आप ला रहे हो, तो इसके लिए एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं, तो जो न्यू वर्क होगी, यानी जो न्यू एसेट आ रही है उसको न्यू वर्क बोलेंगे, तो न्यू वर्क अकाउंट डेबिट हो जाती है। और 2 क्या है, रिप्लेसमेंट, चूँकि वापस हमारे पास एसेट थी हमारी ना, जा रही है, तो इसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट। तो ये पहली एंट्री हो गई। जब हम असेट को बदल कर असेट लाते हैं तो एंट्री हो जाती है न्यू वर्क अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट। ठीक है, और इसके बाद मान लो हम लोग इसको ओल्ड जो एसेट थी उसको हम लोग बेच कर, उसको ओल्ड को हम लोग सेल करने के बाद हम लोग रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं। तो जब सेल करोगे ओल्ड को तो हम लोग लिखेंगे कैश या बैंक डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगी, और 2 क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एंट्री तो इजी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो बस यही है दोस्तों, बस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डबल अकाउंट सिस्टम, और इससे ज़्यादा उम्मीद मत करिए, इससे ज़्यादा पूछा भी जा सकता है। हमें लगता है इससे अंदर ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेचर आप पता रखना कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को दोस्तों। आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी उम्मीद है अच्छे किए होंगे, और हर टाइम कूल माइंड होके करना है। जितना भी हो सकता है आप उसको अच्छे से करिए, कूल माइंड, उसको प्रेशर में नहीं लेना है। किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए अगर 3 चीज़ें मान लो 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको कोई बातें नहीं समझ में आ रही है, तो आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना, बहुत फ़ायदेमंद होती है एलिमिनेशन मेथड। मतलब जो चीज़ें आपको आ रही वो ठीक है, जो नहीं आ रही है उसको आप एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।